हम लोग के यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन में ओटी में रहता है स्टाफ लोग, वो लोग भी जाके काट पीट शुरू कर देता है, तो उसको अलाउ नहीं ना कर दीजिएगा। तो डॉक्टर की कमी को पूरा करने का ये तरीका हमको लगता है कि गलत है। सोने तक का उनको समय नहीं है, वर्क का टारगेट वैसा ही होता है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि हमारे लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है। बीमारी ही अपने आप में रहस्यमयी थी, तो सिम्टम्स भी बदलते रहे कि खांसी होगा, कि बुखार होगा, कि पेट का प्रॉब्लम होगा, कि जॉन्डिस होगा, क्योंकि आजकल फूड ग्रेन्स को सुंदर भी बनाने की परंपरा शुरू हो गई है। तरह तरह के पॉलिशिंग, कलरिंग वगैरह जो कि नॉर्मली यूज़ हो रहा है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद नहीं रह रहा है। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त डॉक्टर मनोज मौजूद हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे जो है विभिन्न सारी चीज़ों पर जो है हम बातचीत करेंगे। कोरोना काल में क्या कुछ जो समस्याएं, वो पूरे एक मेजर एक्चुअली बात क्या होती है कि जब पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो क्या कुछ लगा सर जो कोरोना काल में जो कुछ मेजर जो दिक्कतें बिहार के लोगों को सामना क्या क्या करनी पड़ी? एक तो कोरोना ऐसी बीमारी थी जो कि पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी थी। बीमारी ही अपने आप में रहस्यमयी थी, तो सिम्टम्स भी बदलते रहे कि खांसी होगा, कि बुखार होगा, कि पेट का प्रॉब्लम होगा, कि जॉन्डिस होगा। तो तरह तरह से पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन रहा। तो शुरुआत में तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहा कि मरीज़ को डायग्नोसिस कैसे किया जाए। इवन कुछ पेशेंट्स में तो कोई सिम्टम ही नहीं था, तो स्क्रीनिंग से ही पता चलता था कि उनको कोरोना है। तो ये असुविधा तो मरीज़ को हुई कि वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनको कोरोना भी हो सकता है। ये असुविधा मरीज़ को बहुत महसूस हुई। सर, आप एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जाने माने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जो अभी जो एक कॉमन चीज़ें, लोग बहुत सारे लोग हैं जो गैस्ट्रो के समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। क्या लग रहा है जो कि उनके किस लिविंग लाइफ स्टाइल में कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ जो है लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है? आपका कहना सही है। जो पेट रोग जो होता है या पेट का जो सिस्टम, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ये बहुत ही जटिल सिस्टम है, सबसे जटिल सिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ आंत, लीवर, पैंक्रियाज तक की बात नहीं रह जाती है। ये सब का रेगुलेशन कैसे होता है? इसका रेगुलेशन ब्रेन से होता है। तो ब्रेन से लेके और पूरा आपका जीआई ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज जो भी है, उसमें प्रॉब्लम होने से दिक्कतें आती हैं। अब जहाँ ब्रेन की बात हम लोग करें तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना भी ज़रूरी है। अगर आदमी नियमित व्यायाम नहीं कर रहा है, अगर वो साउंड स्लीप नहीं ले पा रहा है, अगर वो मानसिक तनाव में रह रहा है, तो जो हार्मफुल जो हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में निकलते हैं और वो एडवर्सली उल्टा अफेक्ट करते हैं और हमारा जीआई जो फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उतना अच्छा काम नहीं करता। सेम टाइम जो फूड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन में जो हम खाना खाते हैं वो कितना हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा कितना है, और किस तरह से उसकी फार्मिंग हुई है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल फूड ग्रेन्स को सुंदर भी बनाने की परंपरा शुरू हो गई है। तरह तरह के पॉलिशिंग, कलरिंग वगैरह जो कि नॉर्मली यूज़ हो रहा है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद नहीं रह रहा है। और फार्मिंग में जो आजकल खाद वगैरह जो बड़े बड़े प्लांट्स को बनाने और मतलब प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो यूज़ हो रहा है कि छोटा सा कद्दू इतना बड़ा कद्दू हो जाए, तो नेचुरल है कि उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जो खाद वगैरह यूज़ हो रहा है, वो भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ़ सुथरा हरी सब्जी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लगता है कि धोखा है और सही फूड हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो फूड और लाइफ स्टाइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेंटली कूल रहते हैं, वर्क स्ट्रेस मैनेज करना जानते हैं, तो आप और लोगों से बेहतर रहिएगा। तो मतलब सर, लोगों को जो है, अभी के लोगों को, जो मॉडर्न लोग हैं, उन्हें कहाँ स्विच करने की ज़रूरत है? एक तो हम लोग क्या है कि आज के दिन में स्काई इज़ नो लिमिट
वाला जो चीज़ है बहुत ही अप्लीकेबल हो गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वगैरह से हम लोग को इतनी जानकारियाँ मिलती है कि हम बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, उसको इतना ऑप्शंस है कि वो समझ नहीं पाता। पहले था कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, जॉब मिला, अपना जॉब किया, अपना सेटल कर गया। ये अपनी बात, अपने प्रोफेशन की बात हम बता रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए इतना है, ये डिग्री तो वो डिग्री, ये स्पेशलाइजेशन वो स्पेशलाइजेशन, लाइक वाइज हर डिपार्टमेंट में इतने सारे पोर्टफोलियोज़ बन गए हैं, इतने सारे काम हो गए हैं कि एक व्यक्ति डिसाइड भी नहीं कर पाता है कि उसको कहाँ तक जाना है। आगे बढ़ते जाना है और उसको समझ में नहीं आता है कि अब करे तो क्या करे। बहुत से यूथ आते हैं जो कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बातें जो करते हैं सुन के अजीब लगता है कि कल जर्मनी में थे तो परसों सिंगापुर में थे तो ऐसे थे। तो उनका लाइफ क्या है, वो सोते हैं फ्लाइट में, सोने तक का उनको समय नहीं है, वर्क का टारगेट वैसा ही होता है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि हमारे लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है और हेल्थ सबसे ऊपर है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो यूथ जब हम रहते हैं तो सारा काम करने में इतने परेशान रहते हैं कि जब समय आता है उसको यूटिलाइज़ करने का तो हेल्थ इशू ही इतना बड़ा चीज़ हो जाता है कि मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत से ही हमें 1-2 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं। जब हम अपने पेशेंट्स में बहुत से बात करते हैं, सर समय नहीं मिलता है। बोले समय है किसके लिए? जब खुद के लिए समय आपको नहीं मिल रहा है तो फिर समय किसके लिए आप निकाल रहे हैं? बड़ा मुश्किल है। और उसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है हम लोग को कि जब तक आप समय निकाल के, भाई एक गाड़ी भी होता है, मशीनी चीज़ है, उसको भी अगर आप सर्विसिंग नहीं कराते तो आपका साथ नहीं देता लंबे समय तक, है कि नहीं? तो ये ह्यूमन बॉडी भगवान का बनाया हुआ है, इतना इंट्रिकेट सिस्टम है, डेलिकेट सिस्टम है। अब इसको अगर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। इसलिए स्वास्थ्य पे ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद अपने लाइफ की प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, तभी आप हेल्दी रह पाइएगा। सर अभी आपने एक अलग तरह की बात की है कि जो जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज बताया आपने, जो फूड हैबिट्स में लोगों के नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में जो है फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज उनके बॉडी में आना, इस तरह की बातें बताई। तो सर एंशिएंट जो फार्मिंग पद्धति था, जो कुछ भी था, सिविलाइजेशन जो था, उस जो यूज करते थे लोग एंशिएंट ह्यूमन, तो उसमें तो जैसे जैविक खाद वगैरह उस सब का यूज करते थे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का यूज किया करते थे, गोबर वगैरह का यूज किया करते थे। उसी तरह अगर हम बात करें जो चिकित्सा पद्धति की बात करें तो अभी आयुष मंत्रालय ने एक दिया है फिर से कि जो आयुर्वेद में जो है सर्जरी की उन्होंने जो है अनुमति दी है। ऐसे आप किस तरह पे देखते हैं भारत में किस तरह से इसका जो है होगा? अच्छा आपका सवाल है। पहले तो वो मैं बता दूं कि जो आप बता रहे हैं, जो हम लोग का पहले ट्रेडिशनल जो खेती होता था, गोबर वगैरह ये सब, वही आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अभी कितना पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही स्टाइलिश चीज़ हो गया है और बड़े बड़े लोग उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। वो बेसिकली वही चीज़ है कि नेचुरल कैसे आपको मतलब वो फर्टिलाइज़र बनाना है और यूज़ करना है। अब मैं पैथी पे आता हूँ, जो आयुर्वेद की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। आजकल आयुर्वेद बहुत चर्चा में भी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने का परमिशन दिया। ऐसे तो कुछ लोग करते ही हैं पहले से, लेकिन ऑफिशियली सरकार ने परमिशन दिया, जिस पे बहुत डिस्कशन शुरू हुआ है, जो कि जायज़ भी है। बिकॉज़ एक ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें ऑपरेट आपको करना है, जो कि हो सकता है कि करेक्टेबल फिर ना हो, क्योंकि ऐसी सर्जरी हो जाती है कि बहुत बार उसको रिपेयर भी आप नहीं कर पाते हैं, करेक्ट नहीं कर पाते। तो ह्यूमन बॉडी पे कोई भी काम करने के पहले में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। और आप देखते होंगे ट्रायल होता है, डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं दवाइयों में, ये सब आप सुनते होंगे। पहले एनिमल पे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर फेज़ 3 ट्रायल्स होता है। पहले मॉनिटर किया जाता है कि वो ह्यूमन पे सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, उस तरह की चीज़ है। तो मॉडर्न मेडिसिन देखिए, कोई हम लोग का अपना ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन चूँकि एडवांस मेडिसिन है, मॉडर्न नामी है, तो उसके प्रति सब अच्छे लोगों का रुझान रहता था। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे सब उसी में जाते थे और डेवलपमेंट उधर ही दिखता था। और साइंटिफिक चीज़ें दिखती हैं कि ये रिसर्च है, ये दवाई है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे होता है, इतना डोज है, ऐसे देना है, वैसे देना है, मतलब सारी चीज़ रिटेन है, आप भी पढ़ लेते हैं, है ना। छोटे छोटे जो मेडिसिन है उस पर भी छोटा छोटा कितना लिखा हुआ, सारी बातें डिस्क्राइब रहती है। आयुर्वेद के बारे में एक दिक्कत ये है
कि उसमें क्या है कि साइंटिफिक इनपुट्स की थोड़ी कमी दिखती है। जैसे आप दो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिएगा तो दोनों लोग के ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ सकता है, दवाइयों में बहुत डिफरेंस नज़र आ सकता है, आपको डोजिंग में बहुत डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करके अगर प्रैक्टिस किया जाए तो किसी को शायद ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम जो इलाज करते हैं वो आपको भी पता चले, वो किताब में लिखा रहे, हर किसी को समझ में आए, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है नहीं है उस पर भी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। आप सौंफ ही अधिक मात्रा में लीजिएगा, जीरा ही अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें तो होने लगती है ना, तो वो चीज़ का स्टडी होना ज़रूरी है। अब सर्जरी की हम बातें करें तो सर्जरी देखिए अचानक से फील्ड में नहीं अलाउ करना चाहिए कि कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है और वो मोतिहारी में बैठा हुआ है, उसने क्या सर्जरी की आज तक नहीं की, आप एक ऑर्डिनेंस बन जाता है, उसको अधिकार मिल जाता है करने का, आपको पता नहीं है कि उन्होंने क्या सर्जरी में अभी एक्सपर्ट हैं और नहीं है। ये चीज़ें फेज़ वाइज शुरू करना चाहिए। जैसे कि आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है, आप उसको दिखाइए कि कितने सर्जरी आप वहाँ पे कर पाते हैं, कितने अच्छे आपके रिजल्ट हैं। आप क्या उसमें एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बल पे ही सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सर्जरी में भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एलोपैथिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वहाँ से रिजल्ट दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस खोलिए। जब आप अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से देंगे और 5-10 साल जैसे लोग वहाँ से निकलेंगे सर्जरी करा के, तब लोगों में विश्वास पैदा होगा, और वहाँ से निकले हुए जो प्रोफेसर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो फील्ड में जाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने सर्जरी पटना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कराई हुई है और वो डॉक्टर साहब वहाँ से निकल के बाहर में कर रहे हैं, तो हमको तो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम डॉक्टर साहब सर्जरी अच्छा करते हैं। लेकिन एक आदमी जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी नहीं समझा, आदमी वहाँ पे काम उसके साथ नहीं किया, अचानक से वो कहीं पे सर्जरी कर रहा है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, पब्लिक के लिए बहुत रिस्क हो सकता है। तो आयुर्वेदिक अपना है, हम लोग भी मानते हैं अपना है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। आयुर्वेदिक प्लांट्स डेवलप किया जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन डेवलप किया जाए, आयुर्वेदिक साइंस को डेवलप किया जाए। अभी बिहार में शायद एक ही कॉलेज है, अब वो आप खुद ही जाके घूम के देख लीजिए कि किस तरह का परिवेश है वहाँ पे, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, कितने क्लासेज हो रहे हैं, कितने सर्जरी, सब चीज़ का लिमिटेशन स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, कि एक आदमी अपेंडिक्स का 25 सर्जरी किया है कि नहीं, 10 उसमें सुपरवाइज़ किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, तभी उसको आप अलाउ कर सकते हैं ना, कि अचानक से वो अपेंडिक्स काटने लगे, ये वो तो कंपाउंडर भी करने लगता है। हम लोग के यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन में OT में रहता है स्टाफ लोग, वो लोग भी जाके काट पीट शुरू कर देता है, तो उसको अलाउ नहीं ना कर दीजिएगा। तो डॉक्टर की कमी को पूरा करने का ये तरीका हमको लगता है कि गलत है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और खोले जाने चाहिए, वहाँ पे सर्जरी पहले 5-10 साल कराइए, और फिर वहाँ से नेचुरल है, लोग डिस्कशन ही नहीं करेंगे जब पता ही है कि वहाँ पे सर्जरी। अभी हम लोग कहाँ देखते हैं, आप यहाँ पे मान लीजिए 4-5 आदमी लोग बैठे हुए हैं, क्या कभी आप आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके सर्जरी कराए हैं? नहीं कराए। तो आप सर्वे कर लीजिए कितने लोग कराए, पता चला कि कोई नहीं कराया, तो कौन कराया भाई? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पैथी का कोई बात ही नहीं है। आज आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा डेवलप कर जाएगा तो अच्छे बच्चे उधर ही जाएंगे। मॉडर्नाइज कीजिए, है कि नहीं? एक समय में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे वही लोग बात करता है सुश्रुता के टाइम में सर्जरी होती थी, तो क्यों नहीं होगी सर्जरी, है कि नहीं? होनी चाहिए। तो सुश्रुता क्या अब हैं? ये बड़ा सवाल है सर। अब हैं? क्या उनके फॉलोअर्स वैसे हैं? क्या हम रिसर्च कर पा रहे हैं? हम अपनी बातें कह पा रहे हैं? हम अपने बुक लिख पा रहे हैं? क्या अपने पब्लिकेशन हम दिखा रहे हैं? अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो अभी हमारे साथ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर मनोज थे, गैस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा है, साथ ही साथ आगाह किया है कि कहीं ना कहीं ये जो कदम है, जो चरणबद्ध तरीके से नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन बॉडी है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर ज़रूरत है कि सबसे पहले आयुर्वेदिक कॉलेजेस को डेवलप किया जाए, वहाँ पे एक जो पैटर्न के साथ जो है रिसर्च हो, और जो सर्जरी करने वाले जो एक्सपर्ट हो
उनका जो देखा जाए कि उनका परसेंटेज देखा जाए कि कितना सर्जरी जो है सफल हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, किस वे में हो रहा है, कौन से जो मेडिसिन हैं उसका यूज हो रहा है। तो यानी कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो है मॉनिटरिंग के बाद, सीरीज ऑफ मॉनिटरिंग्स के बाद ही जो है उसे लागू किया जाना चाहिए। अचानक से जो सरकार इस तरह का फैसला ले रही है तो हो सकता है कि गांव में बैठे हुए लोग जो हैं, गांव में बैठे हुए कुछ डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक का दुकान चलाते हैं, वो भी सर्जरी में अपना हाथ जो है आजमाना शुरू कर दे और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बॉडी के लिए खतरा हो सकता है। तो और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।